हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशीला एजुकेशन। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे सेल्फ स्टडी आपके लिए काम करता है और कैसे सेल्फ स्टडी जो होता है आपकी पूरी प्रिपरेशन का 90% होता है। ठीक है, हो सकता है आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, हो सकता है आपको किसी के गाइडेंस की ज़रूरत पड़े, हो सकता है आपको कोचिंग लेना पड़े, लेकिन ये 100% गारंटी नहीं होती है। कभी भी आप किसी का सपोर्ट लेते हो, कोचिंग लेते हो या कुछ भी करते हो, मैं आपको हमेशा से कहता हूँ वो कोचिंग गाइडेंस सपोर्ट केवल 10% आपकी प्रिपरेशन का है, जो आपको केवल एक डायरेक्शन दिखाया जा रहा है कि आप इधर चले जाओ। लेकिन अल्टीमेटली चलने का साहस तो आपको ही जुटाना पड़ेगा, चलना तो आपको ही पड़ेगा, और वो प्रिपरेशन का 90% होता है। आप में से कई लोग ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, जो महंगी कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बड़े बड़े शहरों में जा करके पढ़ाई नहीं कर सकते, जो ऑनलाइन कोचिंग भी अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स कई बार सोचते हैं कि क्या हम इस एग्ज़ाम के लिए फिट है, इस प्रकार का एनवायरनमेंट है, इतना कंपटीशन इन एग्ज़ाम्स में, तो क्या हम ऐसी एग्ज़ाम्स के लिए फिट हैं, हम तैयारी कर पाएंगे। तो मेरा आप जवाब सुन लो, 100% आप तैयारी इसकी कर सकते हो, लिमिटेड टाइम में भी कर सकते हो। बस आपको सेल्फ स्टडी के कुछ बेसिक टेक्निक्स होती हैं वो पता होना चाहिए। अगर वो आपको पता है ना, तो आपके पास में कोई संसाधन नहीं हो, आपके पास में पैसा ना हो, सपोर्ट ना हो, फिर भी एग्जाम में आप अच्छी खासी रैंक लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि क्या गलतियाँ जनरली बच्चे करते हैं जिसकी वजह से वो सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। चाहे आप गाइडेंस लो, कोचिंग लो, चाहे आप सेल्फ स्टडी से करो, कुछ भी हो, लेकिन 5 चीज़ें मैं ऐसी बताने वाला हूँ जो कि जनरली बच्चे गलतियाँ करते हैं और सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा पूरा वीडियो आप ध्यान से ज़रूर देखना, क्योंकि ये पूरी की पूरी लाइफ का अपना मैं क्रक्स बता रहा हूँ। मैं कई सारे बच्चों के साथ बात करता हूँ, उनको जानता हूँ अच्छी तरह से। जनरली बच्चों में क्या चलता है और क्यों बच्चे फेल होते हैं, ये मुझे अच्छी तरह पता है, और ये आपको पता होना चाहिए ताकि आप अपनी गलतियों पे काम कर सको। 5 जनरल ऐसी मिस्टेक्स हैं जो बच्चे प्रिपरेशन के दौरान करते हैं और सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। अगर आप ये गलतियां कर रहे हो तो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, सुधार लेना है इसको समय रहते हुए। समय काफ़ी अच्छा है आपके पास में अभी, जैसे कि एग्ज़ाम बहुत समय तक नहीं होने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रिपरेशन नहीं है वैक्सीनेशन की, और लगभग समझ लो अगस्त सितंबर तक एग्ज़ाम नहीं होने वाली है। तो अच्छा समय आपके पास में है, जो भी अपनी कमजोरियां हैं उसको आप ख़त्म करके ताकत में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं, एक एक करके बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़, जब आप प्रिपरेशन करते हो तो आप बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल यानी कि बुक्स खरीदने की कोशिश करते हो। देखो होता क्या है ना, ये जो एग्ज़ाम्स होती है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसका सिलेबस बहुत ही वास्ट होता है, और एक सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए ये होती है कि हमको यहाँ पर पास नहीं होना है, हमको यहाँ पर बाकी लोगों को पीछे छोड़ना है। मतलब कि हमें अच्छा स्कोर करना है, जितना ज़्यादा स्कोर कर सके उतना ज़्यादा स्कोर करना है, तब कहीं जा करके हमें सिलेक्शन मिलेगा। और इसका जो सिलेबस है बहुत बड़ा है, तो इस चक्कर में हम फंस के क्या करते हैं, जनरली हम बहुत सारी किताबें खरीदने की कोशिश करते हैं। पहले तो क्या होता था ना, आज से मतलब 5 6 साल 7 साल पहले, तो फिर भी जो सोर्सेस थे वो काफ़ी कम थे, स्टडी मटेरियल कम होता था, तो ये पता होता था, एकदम क्लैरिटी होती थी कि ये खरीदना है और ये नहीं खरीदना है। आज के समय में इतना बाढ़ आ चुकी है स्टडी मटेरियल की कि कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो गया है। अब मैं आपको एक सलाह देता हूँ, आप क्या कीजिए, आपके पास में जो भी है स्टडी मटेरियल, पहले आप अच्छे से रिसर्च कर लो, और रिसर्च करने के बाद में आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल आ गया, केवल उसी पे आप रिलाय करो। और फिर कभी भी ये गलती मत करना कि आप एक से ज़्यादा किताब खरीद रहे हो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो, तो इंग्लिश में अगर आपको लगता है कि नीतू मैडम की, नीतू सिंह की जो किताब है वो अच्छी है, तो आप नीतू सिंह की पूरी बुक को ख़त्म करो, उसके बाद ही आपको दूसरी किताब पे जाना। और वैसे तो मैं आपको बता दूं, नीतू मैडम की जो बुक है प्लिंथ टू पैरामाउंट, जो शायद आती है 2 वॉल्यूम्स में, वो अगर आप कर लोगे तो आपको दूसरी किताब उठाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। होता क्या है ना, हम एक किताब को ठीक से पढ़ते नहीं हैं, उसको अधूरा पढ़ के हमको लगता है कि यार इसमें तो मज़ा नहीं आ रहा है, इससे स्कोर नहीं आ रहा है, और उसको हम छोड़ देते हैं और दूसरे सोर्स पे चले जाते हैं। इसके चक्कर में क्या होता है, जो पुराना वाला स्टडी मटेरियल है वो भी ढंग से नहीं किया, और जो नया वाला है उसमें तो वैसे भी टाइम लगने वाला है, तो क्या आप शुरू से शुरू कर रहे हो। तो ये गलती आप मत करो। आपके पास में 4 सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट की एक एक किताब ही होना चाहिए स्टार्टिंग में, और जब तक वो एक किताब पूरी तरह खत्म ना हो जाए तब तक की दूसरी किताब की तरफ आप मत जाओ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं, किताबों का ढेर लगा लेते हैं अपने कमरे में, और अल्टीमेटली होता क्या है, एक किताब भी ढंग से कंप्लीट नहीं होती है, और फाइनली क्या होता है, सिलेक्शन नहीं होता है। दूसरी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो नॉट स्टिकिंग टू अ फिक्स रूटीन। देखो, आप एक बात समझो, आप जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, वो एग्जाम आपको गवर्नमेंट ऑफिसर बनाने वाली है। एक समय बाद आप एक बहुत बड़े डिपार्टमेंट में, भारत सरकार के किसी मंत्रालय में या भारत सरकार के किसी बड़े से विभाग में आप अधिकारी के तौर पे काम करोगे, तो वहाँ पर क्या आपका एक रूटीन नहीं होगा? क्या वहाँ पर ऐसा होगा कि आपकी मर्जी होगी, जब ऑफिस चले जाओगे, जब मर्जी मुँह उठा के वापस आ गए?
या मर्जी हो जब ऑफिस गए ही नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। आप एक ऑफिसर बनने वाले हो तो अपने आप को कम से कम अपना एटीट्यूड वैसा तैयार करो कि आपका एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए। आप जो प्रिपरेशन करते हो ना, उसी दिन आपने डिसीजन ले लिया कि मुझे इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बनना है, मुझे सीबीआई में एसआई बनना है, तो आपने जब डिसीजन ले लिया है ना, तो वो एटीट्यूड आपके अंदर आ जाना चाहिए और उसी दिन से एक रूटीन आप फॉलो करो। एक बात मेरे ध्यान रखना फ्रेंड्स, सिलेबस है ना समुद्र जैसा होता है, सिलेबस कभी पूरा खत्म नहीं हो सकता है। तो उसको खत्म करने का तरीका केवल यही होता है कि आपका एक प्रॉपर रूटीन हो और डेली बेसिस पे आपका हर काम करने का समय फिक्स हो। मतलब कि आपका उठने का, आपका सोने का, आपका खाने का, लंच डिनर का, और जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो उसका समय फिक्स होना चाहिए। जब आप एक लॉन्ग टर्म तक आप अच्छा रूटीन रखोगे ना, तब के जाकर के आपको उसका आउटपुट दिखेगा। ऐसा हुआ कि एक दिन 8 घंटे पढ़ लिया, फिर दूसरे दिन 2 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर एकदम परेशान हो गए तो 3 दिन पढ़ाई बंद कर दी। ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है और ये आपको सूट नहीं करेगा। कोशिश करो मिनिमम अपना टाइम पीरियड सेट करने की। जैसे आपको लगता है कि आपको, मान लीजिए आपको 4 घंटे कम से कम पढ़ना है, तो 4 घंटे का तो रूटीन बना ही लो। वो कम से कम पढ़ाई होना चाहिए, उससे कम आप किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। अगर हो सके तो 8 घंटा पढ़ लो, 10 घंटा पढ़ लो, लेकिन मिनिमम का आपका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि इतना मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। और एक चीज़ ध्यान रखना, रूटीन में ना रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि मैं आपको कई बार बोल रहा हूँ, रिवीजन जो होता है ना वो बहुत क्रूशियल पार्ट है प्रिपरेशन का। आप पूरा सिलेबस खत्म करके बैठ जाओ, हर कोई खत्म कर लेता है। मेरे पास में कई बच्चों के मैसेज आते हैं, सर सिलेबस खत्म हो गया फिर भी मेरे स्कोर नहीं आ रहा। सिलेबस खत्म होने का मतलब, मैं पूछता हूँ भैया सिलेबस खत्म होने का मतलब ये है कि जिस किताब की तुम बात कर रहे हो उसमें से एक भी सवाल उठा के पूछूंगा तो आना चाहिए। सिलेबस खत्म होने का मतलब ये नहीं कि एक रीडिंग लगा दी है। सिलेबस खत्म होने का मतलब ये है कि आपने हर चीज़ को बारीकी से पढ़ा है, उस पर अच्छी कमांड क्रिएट कर ली है, ठीक है। और उसके लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो भी आप पढ़ रहे हो रिवीजन जरूर अच्छे से करो। मैंने रिवीजन कैसे करना है स्ट्रेटेजिकली उसका वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप इस वीडियो के एंड में देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। लास्ट वीडियो है कंप्लीट रिवीजन के ऊपर, मैंने वो वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। तो रूटीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं एट द एंड, एग्जाम के एंड में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। उसका कारण ये होता है कि उनको ज़्यादा पढ़ने की आदत नहीं होती है। 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे की सिटिंग कैपेसिटी आपकी होना ही चाहिए। अगर आप इतनी सिटिंग कैपेसिटी नहीं रख पा रहे हो तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, आपको बहुत दिक्कत आने वाली एग्जाम टाइम पे। तो जिस दिन आपने डिसीजन ले लिया कि आप ऑफिसर बनने वाले हो, इनकम टैक्स में आने वाले हो, तो जब डिसीजन ले लिया तो आप मान लो कि आप बन चुके हो। और बन चुके हो तो आपका एक रूटीन होना चाहिए, आपका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि इतना काम तो करेंगे ही करेंगे ना। अगर गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए काम करेंगे तो एक सीमित काम तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी तो 50-60 हज़ार रुपये महीने की सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो अगर रूटीन नहीं है तो रूटीन बनाओ, मिनिमम स्टैंडर्ड फिक्स करो कि इतनी मेहनत तो मैं करूँगा ही करूँगा। तीसरी गलती जो बच्चे जनरली मैं देख रहा हूँ, बहुत टाइम से देख रहा हूँ, जो करते हैं, गोइंग आउट ऑफ एग्जाम पैटर्न। भैया एग्जाम के अंदर जिस प्रकार के सवाल आते हैं, पढ़ाई भी उस प्रकार की करना पड़ेगी ना। आपको अगर तैयारी करनी है मान लो बैंकिंग की, तो बैंकिंग में पूछे जाने वाले सवाल अलग प्रकार के होते हैं। एसएससी की तैयारी करनी तो एसएससी में अलग प्रकार से पूछे जा रहे हैं। हर एग्जाम का अपना एक पैटर्न होता है, क्वेश्चंस को पूछने का एक तरीका होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, ये तो हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। बैंकिंग में, कैट में, एसएससी में, यूपीएससी, सीसेट में। अगर आपका स्टेट पीसीएस हो तो वहाँ पर भी प्रीलिम्स से पूछ रहे हैं, लेकिन सवाल पूछने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं। तो पैटर्न को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। जो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आप पैटर्न को ना पकड़ करके आप दूसरे लोगों पर रिलाई करते हो, दूसरे स्टडी मटेरियल पर रिलाई करते हो। जैसे आज के समय में मैं जो देख रहा हूँ, बहुत सारे मॉक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो फॉरेन फंडेड है, ये लोग केवल पैसे के दम पे इन्होंने बहुत सारा स्टाफ बैठा करके आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने कभी एग्जाम नहीं दिए, इन्होंने कभी एग्जाम क्लियर नहीं किए। ये केवल और केवल प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं जो आपको मॉक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रही है, सस्ते दाम में या महंगे दाम में, वो अलग बात है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, क्योंकि इनको पता ही नहीं कि एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं, तो ये आपकी मॉक टेस्ट में कुछ भी क्वेश्चन डाल देते हैं। मेरे पास में कई सारे बच्चे बार बार फ़ोन लगा के बोलते हैं, मैसेज से बोलते हैं कि सर ये टेस्ट सीरीज़ का हमने लगा रखा है, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं इसका, देखो ये क्वेश्चन तो आते ही नहीं एग्जाम में, ऐसा पूछ रहा है, इतने टफ क्वेश्चन घुसा रखे हैं, कैट के क्वेश्चन घुसा रखे हैं। तो यार आप समझो, आप अननेसेसरीली वो पढ़ रहे हो जो आपको पढ़ना ही नहीं है। ऐसे मॉक टेस्ट सॉल्व करना वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आपके पैटर्न से, एग्जाम के ओरिएंटेशन से। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि एग्जाम का पैटर्न से पकड़ के रखना बहुत जरूरी है। और उसका सबसे बढ़िया माध्यम क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। जैसे जैसे आपका सिलेबस खत्म हो रहा है ना, वैसे वैसे आप देखते जाओ कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो मैंने कंप्लीट कर लिया है, इस टॉपिक के कौन से सवाल एग्जाम में आए हुए हैं, तो उनको देखो और समझने की कोशिश करो कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं,
ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप समझोगे क्वेश्चंस के थ्रू ही। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने केवल कॉन्सेप्ट समझ लिया और छोड़ दिया, आपको सवाल तो सॉल्व करने ही पड़ेंगे ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर देखो और उनको पकड़ के रखो, उसके बाहर आप मत जाओ। जिस दिन आप मान लीजिए अभी तैयारी कर रहे हो CGL 2020 की, CHSL 2020, तो 2019 वाला जो एग्जाम हुआ है CHSL और CGL का, उनके प्रीवियस ईयर मॉक्स लगाओ, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाओ, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो एक्चुअली एग्जाम में पूछे गए हैं उनको सॉल्व करो, और सॉल्व करके देखो क्या उसमें आप अच्छा खासा स्कोर कर रहे हो। मतलब 90 to 95% अगर आप स्कोर कर पा रहे हो, तभी आप नए मॉक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो और तब उनको अप्लाई करो, तब ताकि आपको ये मालूम पड़े कि आपने ऊपर का लेवल तैयार किया है कि नहीं किया है। ठीक है, डायरेक्टली आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, उसमें एग्जाम से रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं और उस चक्कर में आप उलझ रहे हो, तो अपने को ये गलती भी नहीं करना है कि एग्जाम के पैटर्न छोड़ दें। एग्जाम के पैटर्न को पकड़ के रखना, जैसे सवाल एग्जाम में आते हैं केवल उन्हीं को पढ़ना है, उसके बाहर नहीं जाना है, क्योंकि समय बहुत कम है और सिलेबस ज़्यादा है। ठीक है, चौथी सबसे बड़ी गलती आप जो करते हो ना, वो मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा रिलाय करते हो कंपटीशन पे। क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और क्योंकि इसमें आपको बाकी लोगों को पीछे छोड़ के आगे जाना है, पर होता क्या है ना, हम इतना ज़्यादा भरोसे हो जाते हैं कंपटीशन के कि हम परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना फ्रेंड्स, जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो नो डाउट आप एक लिमिटेड वैकेंसी के लिए पढ़ रहे हो। जैसे कि मान लीजिए SSC CGL में 10 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, लेकिन वैकेंसी 10,000 ही है, यानी कि हर एक सीट पर 100 बच्चे कॉम्पीट कर रहे हैं। तो है तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही, लेकिन एक्चुअल में ना ये लड़ाई आपकी अपने आप से होती है। एक्चुअल में आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। आप किसी को पीछे करके अगर सोचोगे कि मैं आगे हो जाऊं, तो आप डायरेक्शन गलत जा रहे हो। आपका पूरा पूरा फोकस यही होना चाहिए कि आप कंपटीशन को भूल जाओ, छोड़ दो। आप केवल फोकस करो अपने ऊपर कि आप कहाँ कम पढ़ रहे हो, आपको कमी कहाँ पे आ रही है, आप कहाँ ऐसा कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ आप कमज़ोर हो। क्या आपकी कैलकुलेशन स्पीड कमज़ोर है, क्या आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ नहीं पाते, आप क्वेश्चन को पढ़ने में गलती करते हो इसलिए क्वेश्चन गलत करते हो, आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, आपका ग्रामर वीक है, आपकी वोकेबलरी वीक है। ये सारी वीकनेस से पॉइंट आउट खुद की करोगे ना, और एक एक करके इन पर काम करोगे, तब आपका लेवल इंप्रूव होगा। और फिर आप कंपटीशन से डरोगे नहीं, आप दूसरों को कंपटीशन दोगे। ये सबसे बड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको कंपटीशन झेलना नहीं है, दूसरों के लिए कंपटीशन बनना है। और फिर आता है मज़ा पढ़ाई करने का और एग्ज़ाम देने का, क्योंकि फिर आपको डर नहीं है, फिर दुनिया को आपसे डर लगेगा कि यार ये व्यक्ति इतना पढ़ाई कर रहा है तो हमारा क्या होगा। ठीक है, तो उस लेवल का हार्डवर्क आपको चाहिएगा, और सबसे ज़्यादा आपको अपने आप के ऊपर काम करना पड़ेगा। अपने आप को आइडेंटिफाई करो कि क्या कमी आपके अंदर है, क्या आपके अंदर कम पड़ रहा है, जिसको आप इंप्रूव कर सकते हो डेली बेसिस पे। 3-4 कमियां अपनी कॉपी में लिखो डेली बेसिस पे, और उस पर काम करने की कोशिश करो, ना कि आप कंपटीशन को देख करके अपने आप को परेशान करो। अब लास्ट जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोग निगलेक्ट करते हो अपनी तैयारी में और आप फेल हो जाते हो। जनरली बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि आपकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं होना। देखो, स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है कि आपको पूरे के पूरे सिलेबस को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना आना चाहिए। जो भी आपको पढ़ना है भाई, एक सिंपल सी बात है ना, आपको अगर 100 मीटर की रेस दौड़ना है तो एक एक फलांग में तो 100 मीटर नहीं दौड़ोगे ना, आपको पहले एक कदम चलना पड़ेगा, फिर दूसरा कदम, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाओगे। तो ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि कितने दिन में आप कितना ख़त्म कर लोगे, फिर अगले कितने दिनों में आप कितना ख़त्म कर लोगे। ये पूरी प्रिपरेशन को आप छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के रख लो। उसका एक फ़ायदा फ्रेंड्स क्या होता है ना, आपको अच्छी तरह क्लियर होता है माइंड में कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आपको कितना रिवीजन में समय देना है, कितना आपको कॉन्सेप्ट पे समय देना है। और सबसे बढ़िया बात ये होती है कि जैसे जैसे आप छोटे छोटे कदम बढ़ाते हो तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है, आपको ये पता चल जाता है कि मैंने इतना कवर कर लिया है। क्योंकि एक बात तो आपको समझ में आ चुकी होगी कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, इनकी तैयारी करना कोई प्रिपरेशन नहीं है, ये एक जर्नी है, ये एक प्रकार की यात्रा होती है, जिस यात्रा को आपको एक एक कदम से पूरी करना पड़ेगी। अगर आप सोचो कि एक जंप मार के आप कहीं और पहुंच जाओ, ये नहीं होने वाला है। आपको बहुत ही समझदारी के साथ अपने पूरे सिलेबस को, अपने पूरे समय को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना पड़ेगा। जैसे कि मान लो अभी आज से ही हम बात करें और हम देखते हैं कि हमारे एग्जाम्स में, जो भी एग्जाम हमारे आने वाली है, उनमें लगभग 2.5 से 3 महीने अभी हमारे पास में है। मतलब कि 75 से लेकर के 90 दिन आपके पास में है। तो आपके पास में 75 दिन का पूरा हिसाब किताब होना चाहिए। इन 75 दिनों को आप कैसे यूज़ करने वाले हो, आने वाले समय में क्या क्या करोगे हर एक दिन, ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। और ये मैंने आपकी कॉपी में, एक डायरी में लिखा हुआ होना चाहिए। जब ऐसे आप आगे बढ़ोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस गेन होगा। आपको ये विश्वास हो जाएगा कि किसी भी चीज़ को अचीव किया जा सकता है एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ।
और एक चीज़ फ्रेंड्स ध्यान रखना, जब भी आप स्ट्रेटेजी बनाते हो तो उसमें सबसे क्रूशियल पार्ट आपका होता है रिवीजन। उसको इंपॉर्टेंस दिया करो और उसको जगह दिया करो अपने टाइम टेबल में, अपने रूटीन में। आप लोग क्या करते हो, कुछ भी कभी भी पढ़ लेते हो, पढ़ लिया कोई बात नहीं, चलो अच्छा पढ़ा है, मेहनत से पढ़ लिया, समझ लिया, प्रैक्टिस कर ली, लेकिन इसको छोड़ दिया, फिर इसको फिर 3 महीने बाद उठा रहे हो, 2 महीने बाद उठाओगे, कोई मतलब नहीं वो पढ़ने का, सब वेस्ट हो गया। आपने जो कुछ भी आज आप पढ़ा है ना, इस पढ़ाई को आपको ले करके जाना है एग्जाम तक, क्योंकि आप एक एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो। तो आपने अगर एक शब्द भी आज पढ़ा तो उसको ऐसा पढ़ो कि इसका रिवीजन मुझे करना है स्ट्रेटेजिकली, स्टेप बाय स्टेप, कल करना है, परसों करना है, 3 दिन बाद करना है। उसको ऐसे रिवाइज करो कि वो आप भूलो ना कभी भी। तो जब स्ट्रेटेजिकली आप आगे बढ़ोगे, रिवीजन को उसका एक इंटीग्रल पार्ट बना करके आप जब पढ़ाई करोगे ना, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अपनी प्रिपरेशन में, और कम समय में आप ज़्यादा सिलेबस कवर कर पाओगे। क्योंकि आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपने कोई चीज़ पढ़ ली है और फिर उसी पढ़ी हुई चीज़ को फिर से पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि रिवीजन नहीं किया या आप भूल गए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आएगा जो कुछ भी मैंने कहा है। अगर आपको ये लगता है कि बातें सब काम की है तो इस वीडियो को आप बार बार सुनो, फिर से सुनो, और आप चाहो तो उसको नोट भी कर लो, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं ना, इस पर अगर आपने काम नहीं किया तो मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ आप नहीं कुछ कर पाओगे। आप परेशान होते रहोगे समय समय पे, और आप स्ट्रेटेजिकली आगे नहीं बढ़ पाओगे, और आपको ना स्कोर आने वाला है मॉक में, ना आप एग्जाम में कुछ कर पाओगे। ठीक है, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छा स्कोर लेके आना है, टॉप 100 में रैंक लगाना है, तो उसके लिए ये 5 गलतियां आप अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो तरीके से आगे बढ़ो, स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ो, और मेरा विश्वास करो 8 से 10% ही केवल कोचिंग काम करती है, बाकी आपकी मेहनत, आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी ईमानदारी काम करेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही काम का लगा होगा। इस वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।